Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of October 2020। तो 22 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको हमारे लिंक्स मिल जाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो यू कैन जॉइन अस देयर एज वेल। वहाँ पे हम क्वेश्चंस और मेंस का क्वेश्चन ये सब चीज़ें डालते रहते हैं, तो यू कैन जॉइन अस देयर एज वेल। कुछ अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड ज़रूर किया जाएगा। ओके, सो इंस्टाग्राम पे तो मैंने कल लाइव सेशन भी किया था। आई विल ट्राई टू डू सम कुछ लाइव क्लासेस में वहाँ पे छोटी छोटी जैसे 5-10 मिनट की क्लासेस लेने की कोशिश करूँगा। सो यू कैन जॉइन अस एट इंस्टाग्राम एज वेल। और इंस्टाग्राम में जो हमारा हैंडल है वो है टेम्स IAS। इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे, टेम्स IAS सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम में टेम्स UPSC। ओके, टेलीग्राम में टेम्स UPSC, इंस्टाग्राम में टेम्स IAS, तो यू कैन जॉइन अस देयर। आते हैं थोड़ा सा आज के क्वेश्चंस में, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं आज। पहला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द फंक्शन ऑफ रिकमेंडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेरियस कमोडिटीज़ टू द गवर्नमेंट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन रिकमेंड करता है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट नेशनल फार्मर कमीशन, सेकंड इज एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, थर्ड इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑर्गेनाइजेशन, या डी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर से क्लोजेस्ट मीनिंग किसका है? ऑप्शंस आर, ए कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वर्म, कल्टिवेशन ऑफ टेक्सटाइल क्रॉप्स, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, या कल्टिवेशन ऑफ टिम्बर। थर्ड क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ पॉलिसी टू स्टैब्लिश स्पेशल एग्रीकल्चर जोन्स। उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, या उत्तराखंड। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड डू टेल मी द आंसर। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा वही बताऊंगा, आंसर्स बता देता हूँ, आप अटेम्प्ट कर लीजिए, पॉज करके मैं आंसर्स बता देता हूँ। पहला सवाल पूछा था कि रिकमेंड कौन करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो CACP, मैंने पहले ही बताया कि सेंट्रल एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस कमीशन, सेंट्रल एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस कमीशन, CACP इसको बोलते हैं, वो करता है। और इसको फाइनली अप्रूवल कौन देता है? तो CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, वो इसको फाइनल अप्रूवल देता है। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, सिल्वी कल्चर से क्लोजेस्ट मीनिंग किसका है? तो इसका आंसर होगा सी, फॉरेस्ट डेवलपमेंट। फॉरेस्ट डेवलपमेंट जो है वो क्लोजेस्ट मीनिंग है टू दिस वर्ड सिल्वी कल्चर। सिल्वी और कल्चर 2 शब्दों से मिलकर के बना है, लैटिन वर्ड है सिल्वी, बता देता हूँ मैं, फॉरेस्ट उसका मतलब होता है। देन मैंने पूछा था, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च स्पेशल एग्रीकल्चर जोन पॉलिसी। तो पॉलिसी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड इसका आंसर है। पॉलिसी लॉन्च करने वाला उत्तराखंड था। स्पेशल एग्रीकल्चर जोन आप देखेंगे तो आपको पंजाब हरियाणा भी दिखेगा, लेकिन वो एग्रीकल्चर जोन्स हैं, लेकिन पॉलिसी जो है एस्टैब्लिश की गई थी उत्तराखंड में, ठीक है ना, पहली। तो ये तो क्वेश्चंस हो गए। थोड़ा सा मैं इसमें सिल्वी कल्चर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। सिल्वी कल्चर के बारे में देयर इज वन थिंग, तो सिल्वी कल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग, ये देखो, सिल्वी कल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द ग्रोथ, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट। एक तरीके से पूरा फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो सिल्वी कल्चर के अंदर आता है। कंट्रोलिंग द ग्रोथ, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट टू मीट द वैल्यूज एंड नीड्स, स्पेसिफिकली द टिम्बर प्रोडक्शन, ताकि जो टिम्बर प्रोडक्शन की नीड्स हैं, वैल्यू, ये सब चीज़ों को, डिमांड को मेट किया जा सके, इसके लिए बेसिकली इसको किया जाता है। दिस नेम कम्स फ्रॉम द लैटिन सिल्वी, फॉरेस्ट एंड कल्चर ग्रोइंग। तो फॉरेस्ट और उसका कल्चर यानी ग्रोइंग, ग्रोथ, ये इससे बनता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। पहली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज में वो है ICMR नॉड फॉर लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्टिंग डिवाइस। तो अब लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्टिंग डिवाइस बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ IIT खड़गपुर। याद रखिएगा, IIT खड़गपुर की मदद से। इसका नाम है कोवीरैप। द नेम इज कोवीरैप को बनाया गया है। अब ये थोड़ा सा कम, मतलब कि स्लाइटली लेस इसकी एक्यूरेसी है देन योर RT-PCR को तो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है इन द टेस्टिंग ऑफ दिस कोरोना, है ना। कोविड-19 की टेस्टिंग में RT-PCR जो है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उस टेस्टिंग को जो माना जाता है वो आपका दैट इज़ ए गोल्ड स्टैंडर्ड। बट कोवीरैप जो है उसमें सिमिलर या थोड़ी सी कम आप कह सकते हैं कि एक्यूरेसी देखने को हमको मिली है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कोवीरैप machine resembles a box and comes with a kit. Kit has 3 master mixes which are markers of different genes to confirm the virus. Then RNA samples are extracted from the nasal swab. Nasal swab से RNA samples extract किए जाते हैं. Then tubes are put in the machine which set a specific temperature and programmed to run out for a fixed period. इसकी पूरी फंक्शनिंग है. Once the heating is over, it's mixed
with another solution and reheated. Then a paper strip is dipped into reaction product. देन कलर्ड लाइन्स डेवलप इन जस्ट लाइक द प्रेगनेंसी किट, जैसे प्रेगनेंसी किट में होता है उस तरीके से लाइन्स के थ्रू पता चलता है कि कहाँ पर वायरल लोड है, कहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। फिर एक स्मार्टफोन ऐप होता है जो कि इमेज ग्रैब करके उससे फिर रिजल्ट्स बताता है। कोविड ऐप 1 घंटे में लगभग रिजल्ट डिलीवर कर देता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है की डिफरेंसेस विद द RT-PCR, तो यहाँ पे लिखा है RT-PCR मशीन की कॉस्ट जो है वो 25 लाख रुपए है। कोविड ऐप जो IT रिसर्चर्स ने बनाई वो केवल 5000 का है। कोविड ऐप टेस्ट किट जो है उसकी कॉस्ट लगभग 500 रुपये पड़ती है। RT-PCR नीड्स टू बी ऑपरेटेड बाय अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जैसी कोई ज़रूरत नहीं है। देन कोविड ऐप कैन बी ऑपरेटेड विद मिनिमल ट्रेनिंग, बहुत कम ट्रेनिंग से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। RT-PCR में ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। इसके अलावा एक और इसका बेनिफिट बता देता हूँ कि ये फास्ट तो है ही, रिजल्ट बहुत जल्दी डिलीवर करता है, ठीक है ना, आपको बता दिया। एंड RT-PCR में रिजल्ट 2 दिनों में आता था, कम से कम 48 आवर्स लगाता था, है ना, तो उसको भी आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक और टेस्ट का नाम आया था, वो है फेलूदा टेस्ट। फेलूदा टेस्ट मैंने CRISPR Cas9 का यूज़ करके भी एक टेस्ट बनाया गया है, फेलूदा टेस्ट, तो ये याद रखिएगा। इसका टाटा सन्स को इसको दिया गया है, टाटा सन्स को इसका प्रोजेक्ट दे दिया गया है फेलूदा का, तो फेलूदा याद रखिएगा। इट्स ऑल्सो अ टेस्ट फॉर कोविड-19। नेक्स्ट मंथ से ये प्रोबेबली कमर्शियल यूज़ के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा, और ये जो है ये टाटा को दिया गया है एंड इट यूजेस द CRISPR Cas9, ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। राजस्थान अपोजेस द न्यू फार्म लॉज, तो कल मैंने आपको न्यूज़ बताई थी, अगर आपको याद हो, कि पंजाब हैज़ अपोज्ड, फॉर्मली अपोज्ड द 3 फार्म लॉज, जो 3 फार्म लॉज थे उनको अपोज किया है पंजाब ने, एंड पंजाब बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अपोज द फार्म लॉज, है ना, फॉर्मली। राजस्थान जो है वो सेकंड स्टेट बन गया है टू अपोज द फार्म लॉज फॉर्मली, ठीक है ना। इज द राजस्थान इज सेट टू बिकम द सेकंड कांग्रेस रूल्ड स्टेट आफ्टर पंजाब टू फॉर्मली रिजेक्ट द सेंटर्स फार्म एक्ट, तो सेंटर के जो फार्म एक्ट उनको फॉर्मली रिजेक्ट करने वाला दूसरा स्टेट बन गया है आपका राजस्थान, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। दिस इज अनदर थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं। एयर पॉल्यूशन नाउ बिगेस्ट हेल्थ रिस्क इन इंडिया सेज अ रिपोर्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एयर पॉल्यूशन नाउ द बिगेस्ट हेल्थ रिस्क इन इंडिया सेज द रिपोर्ट। तो लेट मी टेल यू व्हाट द रिपोर्ट सेज एक्चुअली। ICMR की न्यूज़ हमने बता दी, फेलूदा टेस्ट बता दिया, पंजाब बता दिया, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन नाउ द बिगेस्ट हेल्थ रिस्क इन इंडिया सेज द रिपोर्ट, तो नेम ऑफ द रिपोर्ट, अब रिपोर्ट का नाम क्या है, तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020, द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020, याद रखिएगा नाम क्या है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020। और ये निकाला किसने है, US बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, HEI बोलते हैं, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट है US का, उसने निकाली है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020। उसमें फाइंडिंग्स में निकाला गया कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन, चाहे वो इंडोर हो, चाहे वो हाउस होल्ड हो, या मतलब इंडोर हाउस होल्ड या आउटडोर पॉल्यूशन हो, तो चाहे इंडोर पॉल्यूशन हो या आउटडोर पॉल्यूशन हो, हेल्थ के ऊपर जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है एयर पॉल्यूशन का, दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू नियरली 1.67 मिलियन एनुअल डेथ्स फ्रॉम स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, लंग्स कैंसर, क्रोनिक लंग डिसीजेज एंड नियोनेटल डिसीजेज इन इंडिया इन 2019। 2019 में लगभग 16 लाख डेथ ऐसी हुई जो बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन इंटरनल एज वेल एज आउटडोर, इस पोल्यूशन के कारण हुआ, ठीक है ना। आउटडोर एंड हाउस होल्ड पर्टिकुलेट मैटर इट कंट्रीब्यूटेड टू द डेथ्स ऑफ मोर देन 1,16,000, इनमें से 1,16,000 तो केवल पर्टिकुलेट मैटर के लिए के सामने जो एक्सपोजर हुआ उनमें हुआ, इन्फेंट्स में बहुत ज़्यादा ये डेथ देखने को मिला है, ठीक है ना। द न्यूएस्ट एविडेंस, अब ये सर्वे एक और चीज़ बोलता है कि द इन्फेंट्स आर एट रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क में है इन्फेंट्स, स्पेशली कौन से रीजन में, जो साउथ एशिया का एंड सब सहारन अफ्रीकन रीजन है, तो साउथ एशिया का और जो सब सहारन अफ्रीकन रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क में है इन्फेंट्स, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन, तो ये आपको याद रखना है। एक न्यूज़ थी जो हिंदू में नहीं थी, आज हिंदू में नहीं आई, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एंटी ट्रस्ट लॉ सूट अगेंस्ट गूगल। कल मैंने आपको बताया था कि गूगल के अगेंस्ट किया था, आज थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। तो गूगल ने क्या किया बेसिकली, क्यों उसके ऊपर एंटी ट्रस्ट लॉ सूट किया गया है, तो उनका जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है कि इन्होंने एंटी कॉम्पिटिटिव टैक्टिक्स को अपनाया है। एंटी कॉम्पिटिटिव, जैसे अपने यहाँ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, जो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है सबको, वैसे ही लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबको USA में भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो जो गूगल है ना, आपको पता है बिंग भी है ना, ये सब अलग अलग सर्च इंजन हैं, बिंग जैसे एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन था,
ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे गूगल ने क्या किया, गूगल ने एंटी कॉम्पिटिटिव टैक्टिक्स का यूज़ किया, एंटी कॉम्पिटिटिव टैक्टिक्स का यूज़ किया। और उसने क्या किया कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर उसने मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ को दे दिया ताकि वो डिफ़ॉल्ट सर्च ब्राउज़र में गूगल को सेट करके रखें। अब देखो, अगर आपने देखा हो कि आपने जो नया फ़ोन लिया है, जैसे एप्पल फ़ोन है, एप्पल फ़ोन में जो डिफ़ॉल्ट सर्च होता है वो गूगल होता है, गूगल का है, अब प्रोवाइड होने लगा है। तो यही चीज़ उन्होंने बोली कि गूगल और ये जो एप्पल है बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ किया है और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं ये, जिनका उपयोग करके वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। एंड दिस डज नॉट प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू अदर्स, दूसरों को ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं करता है ना। अब देखो, एडवर्टाइजर्स, इसलिए गूगल जो एडसेंस हो गया, क्यों है क्योंकि दे होल्ड अ वेरी हाई कमांड इन द इंटरनेट स्पेस, इंटरनेट स्पेस में बहुत ज़्यादा हाई कमांड वो उनको मिली हुई है, ठीक है ना। देन द डिपार्टमेंट फर्दर सेड दैट द गूगल स्पेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम इट्स एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, तो जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू होता है गूगल का, उसमें बहुत सारे फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, कैरियर्स टू मेक ब्राउजर्स एंड मेक गूगल एज देयर प्रीसेट सर्च इंजन, उनका प्रीसेट सर्च इंजन जो है वो गूगल रहता है इसी कारण से। आगे देखिए, दिस ऑल्सो मेंट दैट गूगल हेल्ड टॉप पोजीशन इन सर्च ऑफ मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अदर सर्च इंजन्स टू स्टैब्लिश देमसेल्व्स। तो यही कारण है कि जो जितने भी सर्च इंजन्स हैं कंपटीशन में, उन सबको उसने कंपटीशन से पहले ही बाहर कर दिया है ना, इस तरीके की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को अपना करके। सो दैट इज व्हाट हैज़ बीन सेट इन दिस न्यूज़ आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। अब जो यहाँ पे देखो, आगे यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो हमको डिस्कस करने योग्य लग रही थी, तो यू कैन मूव विद मी। आप भी एक बार जल्दी से देख लीजिए। विल अनाउंस रिलीफ पैकेज सून, तो ये सब करना नहीं है। फाइल केस अगेंस्ट कोविड-19 करना नहीं है, ठीक है ना। कोलकाता फैमिली टोन्स डाउन दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन, तो यहाँ पे दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन थोड़ा कम किया जाएगा इस बार कोविड-19 और इन सबको देखते हुए, ठीक है ना। तो पॉट होल्स ऑन द डिजिटल पेमेंट सुपर हाईवे, नाउ दिस इज द आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे और सेकंड आर्टिकल से हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट आए होंगे, जैसे ये इन्वेस्ट एशिया इट्स ब्लीक फ्यूचर फॉर अमिड अमेरिका फेडिंग। तो ये हम जो आर्टिकल है इसको भी डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ दो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकली है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी, आगे मूव करते हैं। पहला एडिटोरियल जो था ब्रीफ, जो पॉट होल्स ऑन द डिजिटल पेमेंट सुपर हाईवे है, उसके बारे में आपको बता दूँ। तो देखो क्या बेसिकली बात है, आरबीआई ने पहले यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स की थोड़ा हिस्ट्री बताई है। कैसे आरबीआई ने पायलट किया था डिजिटल पेमेंट को, पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया को 1998 में उन्होंने पब्लिश किया था पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। आरबीआई ने ही इसको पायलट किया था और आरबीआई ने इसको प्रमोट किया था कि इसमें अलग अलग मेथड्स बताए थे कि किस तरीके से डिजिटल पेमेंट भी एक मेथड होता है। फिर उन्होंने 2004 में क्या किया, आरटीजीएस को लॉन्च किया। 2004 में आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम 2004 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। आरटीजीएस जो था, इट हेल्प्ड इन लार्ज वैल्यू पेमेंट्स। अब आरटीजीएस के हेल्प क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट कि ये लार्ज वैल्यू पेमेंट्स को करने में मदद करने लगा सॉरी। दूसरा, ये सिक्योर पेमेंट्स को करने में मदद करने लगा। तीसरा, इट वाज टेकिंग लेस टाइम फॉर द पेमेंट्स, ठीक है ना। तो लार्ज वैल्यू पेमेंट्स, सिक्योर पेमेंट्स एंड लेस टाइम फॉर द पेमेंट्स, दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ दिस आरटीजीएस सिस्टम। फिर आरबीआई ने एनईएफटी भी इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आपने ये दोनों सिस्टम्स के नाम सुने होंगे, आरटीजीएस एंड आपने एनईएफटी दोनों सुना होगा, ठीक है ना। ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया। फिर इससे क्या होने लगा, इससे बल्क डेबिट एंड क्रेडिट एंड सप्लाई रिटेल पेमेंट्स, ये रिटेल पेमेंट्स में और बल्क जो क्रेडिट डेबिट फैसिलिटीज़ थी ये नेफ्ट के कारण होने लगी। तो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टुक प्लेस इन दैट टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट के फील्ड में ये बहुत बड़े स्टेप्स थे, ठीक है ना। नाउ द नेफ्ट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक, में 24/7 अवेलेबल रहता है नेफ्ट आपका। और आरटीजीएस विल ऑल्सो फॉलो द सेम सूट इन फ्रॉम दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 से ये भी राउंड द क्लॉक हो जाएगा आरटीजीएस। नाउ डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म, ये एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन के अंदर लाया गया। कब, जब एनपीसीआई बन गया। एनपीसीआई कब बना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 10 लीडिंग बैंक्स ने बनाया था आरबीआई के अंतर्गत 2009 में। 2009 में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया बाय 10 लीडिंग बैंक्स अंडर द लीडरशिप ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के अंतर्गत 10 लीडिंग बैंक्स ने मिलकर के आपका आरटीजीएस एनपीसीआई यानी कि
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 2009 में बनाया एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। नाउ व्हेन NPCI वॉज इंट्रोड्यूस, जब NPCI इंट्रोड्यूस हुआ तब काफ़ी लोग ये एप्रीहेंशंस लगा करके रखे थे कि क्या ये सक्सेसफुल होगा या सक्सेसफुल नहीं होगा, ये बहुत एप्रीहेंशंस थे। लेकिन NPCI ने बहुत सारे साइंस ऐसे शो किए जो कि ये बताता है कि ये सक्सेसफुल हुआ है। अब वो कौन कौन से साइंस है हम देख लेते हैं। सबसे पहला NPCI ने डेवलप किया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI। आज आपने देखा होगा कि इतने सारे पेमेंट होते हैं वो UPI से किए जाते हैं, UPI उन्होंने डेवलप किया। फिर उन्होंने IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इन्होंने रोल आउट किया। इन सब चीज़ों को बहुत सारे सेंट्रल बैंक से जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा साइन जो हुआ इनकी सक्सेस में वो ये था कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है उसने इंडोर्स किया NPCI के मॉडल को इन 2019 एज अ मेजर एक्कोलेड, ठीक है ना। तो NPCI के मॉडल को 2019 में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने भी इंडोर्स किया। 2019 में BIS यानी कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने इंडोर्स किया NPCI मॉडल को। तो ये इसकी सक्सेस का बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि एक्कोलेड है। नाउ अब कई लोग देखो, अब थोड़ा सा NPCI की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्टैब्लिश किया गया था, अभी ज़्यादा अच्छी कंडीशन चल नहीं रही है। मैं इसको रीजंस आपको बताऊंगा। तो काफ़ी लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि आप इसको एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दो और इससे क्या होगा कि शेयर होल्डर्स जो हैं उनको विंडफॉल गेन भी मिलेगा और ये जो कंपटीशन फेस कर रहा है वीज़ा और अमेरिकन मास्टर कार्ड इन सब चीज़ों से, अमेरिकन एक्सप्रेस मास्टर कार्ड से, तो वो भी ये फेस कर पाएगा। लेकिन ये ऑथर के अकॉर्डिंग एक रेट्रोग्रेड स्टेप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है जो कि इसको यूज़ करते हैं और वो इससे हट जाएंगे, दूर हट जाएंगे। तो ये ऑथर ने कहा कि ये सही स्टेप नहीं होगा ना। ऑथर ने बोला कि देयर इज़ अ मेजर पॉलिसी मिसमैच, जिसने कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं NPCI के लिए। पॉलिसी मिसमैच है। क्यों? 2020-21 के बजट में गवर्नमेंट ने ये प्रिस्क्राइब किया कि जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होगा। जो MDR पे किया जाता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है जो कि कस्टमर द्वारा बियर किया जाता है, तो उनको बोला कि आप अब ये पे नहीं करेंगे। देयर विल बी जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट फॉर रुपे कार्ड एंड फॉर UPI। रुपे और UPI दोनों ही NPCI के ही प्रोडक्ट, दोनों NPCI के प्रोडक्ट हैं और इनमें ही आप MDR को ज़ीरो कर दिया गया। अब हुआ क्या कि बैंक्स जो कि ये देख रहे थे कि भैया इनको ने तो ज़ीरो कर दिया, तो बैंक्स शिफ्ट कर गए वीज़ा और मास्टर की तरफ। ओके, मैनी इशूइंग बैंक, जो इशूइंग बैंक्स थे वो वीज़ा और मास्टर की तरफ शिफ्ट कर गए, ठीक है ना, क्योंकि UPI और उसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा था, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था जो उनको कट मिलता था, तो दे वर शिफ्टिंग टूवर्ड्स। तो ऑथर ने वही कहा है कि आपने क्या किया, पॉलिसी मिसमैच कर दिया। आपने ज़ीरो कर दिया किसके लिए? रुपए और इसके लिए, UPI के लिए, लेकिन बाकियों के लिए रहने दिया। अब देखो, ऑथर ने यह भी कहा कि बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा पैसा अगर लगा भी रहे हैं वो तो एक तरीके से जैसे सर्विस के रूप में आपने लगा दिया कि ठीक है आपको प्रोवाइड करें, वो एक रेशनल होनी चाहिए एंड देयर शुड बी प्रॉफिट फॉर ऑल, है ना। विन विन कंडीशन होनी चाहिए फॉर ऑल। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक को तो आपने इस तरह से कर दिया कि कोई एक व्यक्ति, किसी एक NPCI बस को परेशानी हो रही है और बाकी सारे मजे काट रहे हैं। तो वही ऑथर ने बोला कि दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, दिस पॉलिसी मिसमैच शुड नॉट हैव हैपेंड। और यही रीज़न है कि अब गवर्नमेंट, ऑथर ने ये डिमांड किया है कि देयर शुड बी, जो NPCI है वो एक प्रॉपर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए एंड एक रेशनल प्राइसिंग स्ट्रक्चर होनी चाहिए। देयर शुड बी अ रेशनल प्राइसिंग स्ट्रक्चर सो दैट इट विल क्रिएट अ विन विन कंडीशन फॉर एवरीवन। विन विन कंडीशन सबके लिए होनी चाहिए, न केवल किसी एक के लिए। तो ये ऑथर ने इस आर्टिकल में लिखा है। दिस वाज अ वेरी गुड आर्टिकल। आई होप आपको समझाने में मैं सफल रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा जो आर्टिकल है, इन्वेस्ट एशिया इट्स ब्लीक फ्यूचर एंड अमिड अमेरिका फेडिंग। अब ये जो आर्टिकल है स्टैनली जॉनी ने लिखा है। सबसे पहले तो इसमें एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, वो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। अब्राहम अकॉर्ड आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली जो इज़राइल ने आपका UAE के साथ प्लस बहरेन के साथ, UAE और बहरेन के साथ जो डील की है उसको अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है। तो UAE और बहरेन के साथ एक पीस डील की है, किसने? इज़राइल ने की है, एंड दैट कम्स अंडर द अब्राहम अकॉर्ड। तो ऑथर ने यही कहा है कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत रेयर ग्रीन शूट्स देखने को मिले एंड इट इज़ वन ऑफ दैट रेयर ग्रीन शूट्स इन द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो मिडिल ईस्ट में देखने को मिला। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ थी दे वर मोस्टली अपोज टू द
पॉलिसीज ऑफ बराक ओबामा की पॉलिसीज़ के अपोजिट पॉलिसीज़ लेकर के डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़े हैं। फॉर एग्जांपल बराक ओबामा ने पीस इस्टेब्लिश किया ईरान के साथ और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ईरान को अगेंस्ट में चले गए, ठीक है ना। फिर एक बराक ओबामा के लिए एक टर्म यूज़ किया गया है, कोल्ड पीस का टर्म यूज़ किया गया। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कोल्ड पीस का क्या होता है कि बराक ओबामा ने ये देखा कि जो रीजनल पावर्स हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने दूसरे टर्म में, जब उनका दूसरा टर्म शुरू हुआ था 2012 से 16 के बीच में, तो उन्होंने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, रीजनल पावर्स को। फॉर एग्जांपल ही मेड पीस विद ईरान, ही एक्सेप्टेड द रशियन लेड रोल इन सीरिया, ही लेफ्ट लीबिया बर्निंग, ही इग्नोर्ड सऊदी एंड इजरायली सल्किंग ओवर ईरान, एंड बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, ही ओवरलुक्ड इजराइल्स डीपनिंग ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन। पैलेस्टीन में जो इजराइल का डीपनिंग ऑक्यूपेशन था उसको उन्होंने देखना से मना कर दिया, ठीक है ना। एंड ही ऑल्सो कोऑपरेटेड सऊदी टू अटैक ऑन यमन के ऊपर अटैक करने के सऊदी को उन्होंने किया। द प्लान वॉज टू लेट द रीजनल प्लेयर्स इस्टेब्लिश, रीजनल जो प्लेयर्स हैं, रीजनल जो पावर्स थे उनको इस्टेब्लिश करने का प्लान था। इसी को कोल्ड पीस कहा जाता है। मतलब कोल्ड पीस कैसे, देखो एक पीस होता है कि दोनों हैप्पी हैं, दोनों खुश हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कोल्ड पीस का मतलब क्या होता है कि जब एक कंट्री है, दो कंट्री, ये दोनों ही खुश हैं, एक्स और वाई दोनों खुश हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रह रही हैं, तो यहाँ पे भी शांति रहेगी। तो इसको, ये एक नॉर्मल पीस कंडीशन है। अब एक कंडीशन ये है कि एक्स और वाई में एक्स डोमिनेंट है और एक्स को इतना डोमिनेंट कर दिया जाए कि वाई बेचारा डर करके कुछ बोल ही ना पाए, वाई डर करके कुछ बोल ही ना पाए, तो भी यहाँ पे पीस रहेगा। बट दिस पीस विल बी द कोल्ड पीस, दिस इज द इंस्टेंस ऑफ कोल्ड पीस, कि जब आप रीजनल पावर को सपोर्ट करके उसको और ज़्यादा पावरफुल और माइटी बना देते हो ताकि दूसरी पावर जो रहे वो थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट कुछ ना बोल पाए या ना कह पाए, तो इसको बोलते हैं अपन कोल्ड पीस। तो ये आपको याद रखना, दिस वाज द टर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने एक बाल्कन रीजन का भी एग्जाम्पल दिया था, तो मैं थोड़ा बाल्कन कंट्रीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। बाल्कन, इसको बाल्कन पेनिनसुला भी कहते हैं। इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द यूरोप्स 3 ग्रेट सदर्न पेनिनसुला। यूरोप के 3 ग्रेट सदर्न पेनिनसुलाज में एक ईस्टर्न मोस्ट जो है वो बाल्कन पेनिनसुला है। इसकी कंट्रीज़ के नाम देख लीजिए, थोड़ा बता देता हूँ। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोशिया, कोसोवो, मोंटेनीग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया। इसके अलावा ग्रीस और टर्की के पार्ट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। मैप में आपको दिखा देता हूँ, देखो बाल्कन का मैप आपको देख लीजिए। ये देखो स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, रोमानिया, मोल्डोवा, बुल्गारिया, कोसोवो, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस एंड टर्की, ये पूरा बाल्कन पेनिनसुला, इसको बाल्कन्स बोलते हैं। इधर साइड देखो वाटर बॉडीज कौन सी है, इधर एड्रियाटिक सी है, इधर आपका ब्लैक सी है, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, और नीचे आपका एजियन सी और इधर आयनियन सी। तो एड्रियाटिक, ब्लैक, आयनियन, एजियन। तो ये एक्स बन रहा है, दिख रहा है, इसको ऐसे याद कर रख सकते हो आप। एक एक्स बनता है बाल्कन के नीचे से, अगर आप 2 लाइन खींचेंगे तो एक एक्स बनेगा, और उस एक्स के वाटर बॉडीज, आर्म्स की क्या क्या वाटर बॉडीज़ हैं। इस वाली आर्म की वाटर बॉडी है ब्लैक सी, इस वाली आर्म की वाटर बॉडी है एड्रियाटिक सी, इस वाली आर्म की है आयनियन सी, एंड इस वाली आर्म की है एजियन सी। तो कैप्टन व्योम टाइप का कुछ बन रहा है। कैप्टन व्योम अगर आपने देखा हो तो ठीक है, जिनके यहाँ दूरदर्शन रहा होगा उन्होंने ज़रूर देखा होगा, ठीक है। आई वॉज ऑलवेज, मतलब केबल जब स्टार्टिंग में मेरे पास नहीं था, तो आई यूज़ टू वॉच दिस कैप्टन व्योम एंड ऑल। तो आपको एक एक्स दिख रहा होगा बनता हुआ, ओके। तो इस तरह का एक एक्स बनता है, एंड दिस इज द ब्लैक सी टुवर्ड्स दिस आर्म, एड्रियाटिक सी, आयनियन सी एंड एजियन सी, ठीक है ना। तो ये आप कंट्रीज याद रखिएगा बाल्कन्स की, क्रोशिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, मैसेडोनिया, सॉरी नॉट मैसेडोनिया, नहीं मैसेडोनिया भी है, मोल्डोवा, देन टर्की, अल्बानिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया, मोंटेनीग्रो, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, वाटर बॉडीज मैंने आपको बता दी है। लेट्स मूव अहेड, आगे मूव करते हैं। एक एडिटोरियल वैसे और है, लेकिन आज उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, जिसमें आप AI और एल्गोरिदम्स की बात की गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक इनोवेशन सोचा गया है, तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक नया टर्म भी आपको सीखने को मिलेगा, इन्फोडेमिक मैनेजमेंट। इन्फोडेमिक मैनेजमेंट इज़ अ सीरियस चैलेंज। तो ये जो टर्म यूज़ किया गया है, WHO ने यूज़ किया है,
इन्फोडेमिक क्या होता है? इन्फोडेमिक मतलब कि पैंडेमिक तो चल ही रहा है कोविड-19 के टाइम में, अब उस टाइम पे जब पैंडेमिक चल रहा है ऑलरेडी, तो बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन भी चल रही है, ठीक है ना, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन भी चल रही हैं, एंड दे आर क्रिएटिंग हैवॉक, वो बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट कर रही है। दैट्स अ मैसिव चैलेंज टू कंट्रोल देम, उसको कंट्रोल करना अपने आप में एक मैसिव चैलेंज है। तो यही चीज़ होता है, बोली कि टेक्नोलॉजी जहाँ पर हम उसको मास्टर समझते हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वहीं पर टेक्नोलॉजी कई बार जियोपार्डाइज भी करती है मेजर्स टू कंट्रोल द पैंडेमिक। क्यों? क्योंकि आप मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप वहाँ पर डिसइन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो दैट इज द रीजन। और यही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कहा है, इन्फोडेमिक, दिस टर्म हैज़ बीन यूज्ड एज इन्फोडेमिक, ये WHO ने यूज़ किया है, याद रखना, ठीक है ना, WHO ने इन्फोडेमिक टर्म यूज़ किया है। आगे मूव करते हैं, पॉम्पियो एस्पर टू ट्रेवल टू इंडिया फॉर 2+2 डायलॉग। तो पॉम्पियो और एस्पर जो है वो 2+2 डायलॉग के लिए इंडिया आ रहे हैं। यहाँ देखो मैंने नोट्स में लिख दिया है, ये तीसरा 2+2 डायलॉग है। पहला जो 2+2 डायलॉग था वो न्यू दिल्ली में हुआ था सितंबर 2018 में। दूसरा जो 2+2 डायलॉग था वो वॉशिंगटन DC में हुआ था 2019 में, और अब ये तीसरा हो रहा है, ठीक है ना। अब ऑथर ने बोला इस बार जो एजेंडा रहेगा वो बायलेटरल, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज को लेकर के रहेगा, म्यूचुअल इंटरेस्ट को लेकर के रहेगा, और इंडो पैसिफिक को लेकर के रहेगा, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको लेकर के रहेगा। अब आप लोगों में से किसी को अगर डाउट है कि 2+2 होता क्या है, तो 2+2 मैं आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताता हूँ। 2+2 का मतलब है एक ऐसा डायलॉग जहाँ पर कि 2 मिनिस्टर्स आएंगे दोनों कंट्रीज़ के, एक कंट्री से 2 मिनिस्टर आएगा, दूसरी कंट्री से 2 मिनिस्टर आएगा। जैसे यहाँ पे कौन कौन से मिनिस्टर आते हैं इंडिया के, और इनके में डिफेंस प्लस एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस प्लस एक्सटर्नल अफेयर्स 2 मिनिस्टर्स रहेंगे। एक्चुअल में टर्म यही रहता है 2+2 डायलॉग का मतलब ये होता है कि 2 अपॉइंटेड मिनिस्टर्स रहेंगे दोनों कंट्रीज से, एंड दे विल डायलॉग फॉर द सिक्योरिटी एंड ऑल। तो इस बार वो सिक्योरिटी मेजर यही रहता है, डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स मिलते हैं और सिक्योरिटी के पर्पज से ये मीटिंग करते हैं और ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो दिस वाज रिगार्डिंग योर 2+2 डायलॉग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.